सरजमीन सुरनकोट, पुंछ का इलाका तारीखी इलाका है और सुरनकोट पुंछ का यूं कहिए दिल जिगर जान है। सुरनकोट से ही मेरे साथ हैं डॉक्टर नूरुद्दीन मलिक, एक सुरनकोट के डॉक्टर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले। इनके अब्बा मरहूम सुरनकोट की जान हुआ करते थे और इनके अब्बा मरहूम को पूरा पुंछ का ज़िला जानता है। डॉक्टर नूरुद्दीन मलिक इस वक्त अपोलो अस्पताल में हेड एंड रोबोटिक सर्जरी के कंसल्टेंट हैं और ईएनटी की दुनिया में दिल्ली में अपना एक नाम बना रहे हैं। मेरे साथ जो कहते हैं डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब सबसे पहले मुझे ये बताइए कि पिछले साल आपके अम्मी अबू दोनों आपसे जुदा हो गए। उस लम्हे के बाद अपने आप को दोबारा खड़ा करना और दोबारा से सारी शुरुआत करना कितना मुश्किल काम था? बहुत मुश्किल था, थोड़ा सा डेवेस्टेटिंग था वो। दोनों पेरेंट्स एकदम से गायब हो जाना बिकॉज ऑफ कोविड। लेकिन ये है कि कुछ देर वो झटका रहा, लेकिन अपने आप को थोड़ा सा दोबारा से गैदर करके करेज को, एंड बिकॉज वी हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स, आप अपने लिए नहीं जीते हैं, दुनिया के लिए भी है। पेशेंट्स हैं, बच्चे हैं, छोटे रिलेशंस हैं, बहन हैं, बाकी रिलेशंस हैं, सो उनके लिए वही करेज को गैदर करके तो वापस गॉड्स ग्रेस सब आए हैं। जाना तो सब ने एक दिन है, सो वही चीज़ को जहन में रख के तो वापस थोड़ा सा आया। मुझे बताइए, जिस तरीके से डॉक्टर अकरम मलिक ने पूरे पुंछ के ज़िला में उनकी एक पहचान बन गई थी और पहचान ये कि बहुत मोहब्बत और बड़ी प्यार और बड़े शफ़क़त के साथ बात करने वाले और हर शख्स की अपने वक्त में जहाँ पर भी पोस्टेड रहे खिदमत करने वाले, उनके फ़र्जंद से भी लोगों को तवक्कात और उम्मीद यही थी कि पुंछ और राजौरी का ये जो दो ज़िले हैं, इन ज़िले में खिदमत करेगा बेटा। तो क्या डॉक्टर नूरुद्दीन मलिक अपने अब्बा मरहूम का वो ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर करेंगे? ऐसा मतलब जो उनके बताए हुए रास्ते हैं उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे भी कई लोगों का ये थोड़ा सा गिला शिकवा रहता है कि वहाँ क्यों नहीं कोई सेंटर बनाया या वहाँ क्यों नहीं काम किया, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनको एक टर्शियरी केयर लेवल का केयर चाहिए होता है, उनके लिए भी दिल्ली में कोई ना कोई चाहिए है। तो उनके लिए मैं कोशिश करता हूँ जितनी मैक्सिमम जो हेल्प हो सकती है हर तरीके से वो मुहैया कराई जाती है। सो वही जस्ट दैट इज केप्ट इन माइंड। एंड यहाँ पे बिकॉज आपको जो हेल्थ केयर जो है मिलता है, इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वर्ल्ड क्लास है। अपोलो इज वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल्स इन द कंट्री एंड ये JCI एक्रेडिटेड हॉस्पिटल है, सो इंटरनेशनल नॉर्म्स को मैच करता है। सो वो सब कोशिश करते हैं कि जो भी हमारे पेशेंट्स हैं जिनको इस लेवल का केयर चाहिए सो वो प्रोवाइड करवाते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पे इससे पहले कि आपकी जो एक्सपर्टीज़ है उसकी तरफ आऊँ, आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि क्या अपने इलाके को मिस करते हैं यहाँ पर दिल्ली में? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं मिस करते। वो तो दिल में बसा हुआ इलाका है और यू नो अबाउट द टेम्परेचर, वेदर एंड डेमोग्राफी ऑफ दैट प्लेस। सो वहाँ पे कोई ऐसा कोई शख्स होगा ही नहीं जो उसको मिस नहीं करेगा। एंड दैट इज ऑलवेज इन हार्ट एंड आई कीप ट्रैवलिंग। ऑलमोस्ट 1-1.5 महीने में मैं ज़रूर जाता हूँ वहाँ पे। सो आई डू OPDs इन जम्मू ऑल्सो रेगुलरली एवरी मंथ। एंड अपना वहाँ से ही मैं चांस लेके तो अपना वहाँ जाके घर बार भी देख के आ जाता हूँ, लोगों से मिल के भी आ जाता हूँ। बहुत सारे लोग जो पुंछ राजौरी के इलाके से मुझको देख रहे हैं, डॉक्टर नूरुद्दीन मलिक आप ही के इलाके के हैं, हेड एंड रोबोटिक सर्जरी ENT डिपार्टमेंट है अपोलो हॉस्पिटल में। तो आप यूँ समझ लीजिए कि आप जब भी अपोलो आएँ तो एक शख्स यहाँ पर मौजूद है जो आपका अपना है, जो आपको जानता है। डॉक्टर साहब, अब मुझे ये बताइएगा कि ये हेड एंड रोबोटिक सर्जरी जो है, क्योंकि इसको हम बहुत कम जम्मू में सुनते हैं, तो ये बेसिकली कौन सी एक्सपर्टीज़ है और ENT में क्या क्या बेनिफिट्स हैं जो हमारे इलाके के लोगों को इससे हो सकते हैं, पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को इससे हो सकते हैं? हेड एंड नेक रोबोटिक सर्जरी जो है इट्स स्पेशलिटी जो पहले वेस्ट में प्रैक्टिस होती थी बट अभी इंडिया में भी है। इट्स हाई प्रिसीजन बेसिकली रोबोटिक सर्जरी है जहाँ पे जो रोबो है उसको यूज में लाया जाता है। उसके जो कई बॉडी में इनएक्सेसिबल एरियाज हैं जैसे बैक साइड ऑफ द टंग है जहाँ पे हाथ आपका इजीली नहीं पहुंचता, जिनमें ओपन सर्जरीज करनी पड़ती थी। अब वो मुंह के थ्रू, दे आर कॉल्ड ट्रांस ओरल सर्जरीज। या फिर इवन कई पेशेंट्स होते हैं जिनको यहाँ पे नेक में स्कार नहीं चाहिए होता है, उनको हम रिमोट एक्सेस लेके तो वो रोबोटिक जो आर्म्स होती हैं बिकॉज दे हैव मैन्यूवरेबिलिटी 360 डिग्री, जो बाहर तरफ मैन्यूवर कर सकते हैं और उनको हम बाहर से जॉयस्टिक्स के द्वारा जो है वो एक सर्जन जो रोबोटिक कंसोल है वहाँ से कंट्रोल करता है। सो दे आर हाई प्रिसीजन सर्जरी,
मैग्निफिकेशन इज अमेजिंग, 3 डायमेंशनल 4K मैग्निफिकेशन मिलती है, ब्लड लॉस कम होता है, पेशेंट का ओवरऑल स्टे इन द हॉस्पिटल इज लेस, एंड जो मॉर्बिडिटी है पोस्ट ऑपरेटिव वो कम हो जाती है. सो दैट इज द बेनिफिट ऑफ रोबोटिक सर्जरी. मुझे बताइए कि रोबोटिक सर्जरी किस किस चीज़ की रोबोटिक सर्जरी होती है, कौन कौन सी ऐसी तकलीफें हैं जिनको आप रोबोटिक सर्जरी के जरिए जो है ठीक करते हैं? सो रोबोटिक सर्जरी के जरिए जो है अगर आप बेनाइन चीज़ों की तरफ सबसे पहले आएंगे तो हमारे जैसे बैक साइड ऑफ द टंग पे कभी कभी स्वेलिंग्स होती हैं जिनको लिंगुअल थायराइड बोलते हैं, या फिर जो खराटों की बीमारी है स्लीप एपनिया में अगर पार्ट ऑफ टंग निकालना होता है बैक साइड ऑफ द टंग जो सो दैट जो सांस का रास्ता है उसको ओपन किया जाए. उसी तरह हेड एंड नेक कैंसर जो होते हैं जिनको जैसे जिसमें थायराइड कैंसर इज वन ऑफ द इट्स अ वेरी कॉमन इंडिकेशन, वो किए जा सकते हैं बगैर एक स्कार के नेक में. नेक डिसेक्शंस हैं, कैंसर्स हैं, जैसे टंग के कैंसर्स हैं, जैसे बैक साइड ऑफ द टंग में अगेन जो कीमो रेडिएशन के बाद जो रेजिडुअल कैंसर्स होते हैं उसको रोबोटिक सर्जरी के जरिए निकाला जा सकता है. इसी तरह और भी बहुत सारी इंडिकेशंस हैं जो कैंसरस पेशेंट्स में और इवन बेनाइन कंडीशंस में हम इसको यूज में ला सकते हैं. मुझे बताइए कि आप अपने इलाके से तो बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ हैं, किस तरह के क्या क्या चीज़ें हैं आपके इलाके की ऐसी जिन चीज़ों को लेकर आप अपने इलाके के लोगों को कहना चाहेंगे कि थोड़ा सा आप मुस्तैद रहें, और अगर ये आपको तकलीफ़ें अपने गले में, अपनी नाक में, ठीक है, या कहीं और महसूस होती हैं तो फ़ौरन आप एक ENT स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करें. बिल्कुल. ये पर्टिकुलर हवाला जो है इस टाइम पे आई थिंक विल गिव इट टू कैंसर ओनली. सो जैसे किसी की वॉइस चेंज होती है और स्मोकिंग की हिस्ट्री है, उनको अपना गले का एग्जामिनेशन कराना चाहिए लिरिंजियल कैंसर के लिए. एनी वॉइस चेंज, थ्रोट पेन परसिस्टेंट है, वेट लॉस हो रहा है, और खाना खाने में एट टाइम्स फॉलोइंग डिफिकल्टी है, खाना नहीं जा रहा है अंदर. अच्छा, फिर नाक में आएंगे तो नाक में कई बार क्या होता है नेजल ब्लॉकेज परसिस्टेंट है, कोई एल्डरली पेशेंट है जिसमें हमें एक तो एकदम से स्मेलिंग की पावर चली जाती है, बिकॉज स्मेल जो हम नोज से करते हैं, स्मेलिंग पावर चली जाती है, या कोई सूजन आ जाती है फेस पे किसी किस्म की. तो इस किस्म के जो भी सिम्टम्स हैं, या कोई भी अंदर मुंह के अंदर कोई अल्सर बना हुआ है, या उनको कोई भी रसोली या स्वेलिंग दिखती है, तो इन चीज़ों को, या गले में कोई स्वेलिंग दिखती है, कुछ भी है, इनको एड्रेस करना चाहिए. इंपॉर्टेंट लिंगर ऑन करने से क्या होता है कि बीमारी कोई भी है, अगर छोटी सी अर्ली स्टेज बीमारी है वो लेट स्टेज प्रेजेंटेशन करेंगे, उसको टैकल करना उतना ही डिफिकल्ट हो जाता है. तो इसलिए जितना जल्दी हो सके उतना बेटर है. तो आप अपने इलाके की तरफ जब अब आते हैं, राजौरी पुंछ की अगर मैं मखसूस तौर पर बात करूं तो कुछ जहन में पिक्चर आती है कि क्या दिक्कतें वहाँ लोगों को ज़्यादा है, क्योंकि मुझे लगता है सिगरेट स्मोकिंग वहाँ बहुत ज़्यादा स्मोकिंग भी है, इवन थायराइड जो लीजन्स हैं बेनाइन एज वेल एज कैंसरस काफ़ी कॉमन है. सो इसी तरह नोज की जो प्रॉब्लम्स हैं, क्रॉनिक साइनोसाइटिस है, इवन पॉलिप्स हैं, ये सब चीज़ें हैं, ये बहुत कॉमन है. इवन बच्चों में मैंने देखा है क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस है, प्रॉबेबली ओरल हाइजीन को पेरेंट्स थोड़ा सा उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, प्लस एलर्जीज हैं. सो कॉमन ये चीज़ें बहुत कॉमन है हमारे उस एरिया में. सो मुझे एक चीज़ और बताइए डॉक्टर साहब की जीभ का सड़ना, यूजुअली ये कहा जाता है अगर आपकी जीभ सड़ती है तो आपको फिर कहा जाता है ठंडी ठंडी चीज़ें खाएं तो आपकी जीभ ठीक हो जाएगी, ठीक है. अब मान लीजिए जीभ एक बार सड़ी तो समझ में आता है, लेकिन अगर बार बार आपकी जीभ में क्या कहते हैं छाले पड़ रहे हैं तो ये किस कारण के क्यों हो रहा है और इसके लिए करने की क्या जरूरत है? बर्निंग माउथ सिंड्रोम के बारे में प्रोबेबली आप डिस्कस कर रहे हैं. मल्टीपल रीजंस होते हैं. कई लोगों को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की डेफिशिएंसीज हो गई, कईयों को ऑटो इम्यून डिजीजेज होती हैं जिसको जैसे लाइकन प्लेनस बोलते हैं, जिसमें बॉडी खुद ही एंटीबॉडीज बनाती है अपने ये जो अंदर की जो मुंह की लाइनिंग है इसके अगेंस्ट. कहीं फिर स्टमक रिलेटेड स्ट्रेस इज वन ऑफ द कॉजेज, जैसे एप्थस अल्सर्स होते हैं, छोटे छोटे मल्टीपल अल्सर्स बनते हैं जिसमें खाना डिफिकल्टी हो जाता है, पेन होता है, वेरी कॉमन थिंग ये. अच्छा, फिर कई पेशेंट्स होते हैं जो कैंसर पेशेंट्स टेकिंग ट्रीटमेंट जैसे कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी लगती है, उनको अंदर मुंह के अंदर जो लाइनिंग है उसकी इन्फ्लेमेशन होती है जिसको म्यूकोसाइटिस बोलते हैं. सो वो ये सब चीज़ें कॉमन हैं. सो अकॉर्डिंगली जो कंडीशन है उसी के ओरिएंटेड जो है जो रेमेडी होती है उसको देते हैं, जो ये एग्जामिनेशन के बाद ही पता चलेगा. मुझे अब एक चीज़ और बताइए, आजकल लोगों में एक और बड़ा ट्रेंड आया हुआ है कि नाक के अंदर जो आपके बाल हैं, कोशिश आपकी होती है कि बाल नज़र ही ना आए तो कटवा दें ज़्यादा से ज़्यादा, इसकी कटिंग होनी चाहिए बालों की. मुझे बताइए जो नाक के अंदर बाल हैं, हाउ बेनिफिशियल दे आर, ठीक है, और यार बेसिकली दे आर कॉल्ड विब्रेसी बोलते हैं उसको. आई मीन ठीक है, लोग कॉस्मेटिक एंड एस्थेटिक एस्पेक्ट को भी इंपॉर्टेंस देते हैं. आप किसी के नाक से बाहर आ रहे हैं तो वो इट डजंट लुक गुड, सो उनको हल्का सा ट्रिम करते हैं. बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो जैसे प्राइमरी बैक्टीरिया या कोई डस्ट पार्टिकल्स हैं, सो उनको वो करते हैं वहाँ पे.
they are basically meant for that only. जो हम because purpose of nose is breathing, हम breathe in करते हैं जो, और nose moisture add करता है उसमें। अच्छा। तो वो जो बाल होते हैं विब्रेसी जो है उनका वही पर्पस होता है कि जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, जो उतने बड़े पार्टिकल्स हैं जो उसमें एंटेंगल हो जाते हैं, तो वो उनको स्टॉप करते हैं वहाँ पे। अच्छा, मुझे एक चीज़ और बताइएगा, कान को लेकर आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग आपको जम्मू में भी मिलेंगे जिन लोगों ने क्या कहते हैं हाथ में सुइयां पकड़ी हुई हैं और आप कहते हैं जी आपके कान के अंदर मैल है ये साफ करवाइए, या आप भी क्या करते हैं बड्स लेते हैं और पूरा पूरा कान साफ करना शुरू करते हैं। और कईयों में एक और धारणा है, वो ये यकीन माना जाता है, कहा जाता है कि जनाब जो लोग सुबह जल्दी नहीं उठते तो शैतान आगे पेशाब करके चला जाता है उनके कान में, इस वजह से उनके कान के अंदर जो है वो मैल जमी होती है। हकीकत इसकी जानना चाहूंगा कि एज अ डॉक्टर। नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली क्या है कि जो कान की मैल वर्ड जो है, मैल वर्ड होता ही नहीं है। जैसे हमारे स्किन में एक स्वेट ग्लैंड्स होती हैं, इसी तरह सेरोमिनस ग्लैंड्स होती हैं कान के अंदर, उनकी सिक्रीशंस होती हैं जो वो जम जाती है, जिसको हम मैल बोलते हैं अपने लैंग्वेज में। सो वो मैल कहीं वो जेनेटिकली डिटर्मिन्ड है, कईयों में बहुत ज्यादा बनती है, कईयों में कम बनती है। तो वो अगर बहुत ज्यादा बनती है तो बड से तो आप निकाल नहीं सकते, बिकॉज अगर एक कैनाल है, कैनाल में बाहर से कुछ पुश करेंगे तो वो टेंडेंसी होती है अंदर जाने की। सो नेचुरल क्लेंजिंग मैकेनिज्म ऊपर वाले ने, कुदरत ने ये रखा है कि वो बाहर अपना माइग्रेशन होती है अपने आप, बट हम उसको इंटरफेयर करते हैं, बड्स यूज करते हैं। वो जो क्वैक्स हैं, सिलाइयाँ लेके फिरते हैं, नहीं जाना चाहिए, बिकॉज लॉट ऑफ पेशेंट्स कम टू अस जिनको ईयर ड्रम में परफोरेशन की होती है उन सिलाइयों की वजह से। सो दे शुड गो टू अ स्पेशलिस्ट। अगर ओवर प्रोडक्शन हो रही है वैक्स की या इम्पैक्ट हो रहा है वैक्स, तो उनके लिए नॉर्मली उसको वैक्स सॉफ्टनर्स डाल के, तो ईयर सक्शन अंडर माइक्रोस्कोप है, जैसे ये माइक्रोस्कोप दिख रही है, इट गिव्स अस मैग्निफिकेशन देती है और बहुत प्रिसीजन के साथ उसको हम क्लीन करते हैं। अच्छा, जैसे आपने कहा क्लीन करते हैं, अब कुछ लोगों की आदतन कुछ लोग करते हैं कि जनाब आदतन कान के अंदर जो है, नहीं वो नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। तो ये जो ईयरबड्स बनाए हैं, ये कंपनी ने, बनाने वालों ने बनाए क्यों? नहीं, वो बेसिकली ईयरबड मॉपिंग शॉपिंग के लिए, जैसे कोई नहा लिया उसके लिए मॉप करने के लिए बनाए होंगे, बनाए थे, लेकिन बट पीपल आर यूजिंग इट द अदर वे अराउंड। और ये भी कहा जाता है जी आप बहुत गंदे हैं क्योंकि आपके अंदर एब्सोल्युटली नॉट। अच्छा, थ्रोट को लेके मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कोविड जब से स्टार्ट हुआ लोग बड़े कॉन्शियस हो गए हैं अपने थ्रोट को लेकर, तो मुझे आप बताइए कि पोस्ट कोविड आपके पास जो पेशेंट आ रहे हैं, आर दे शोइंग एनी सच साइंस कि वाकई कोविड ने जो है उनकी थ्रोट को कोई नुकसान पहुंचाया है? और जो लोग आपको देख रहे हैं उन्हें आप खास तौर पर पोस्ट कोविड किस चीज से आगाह रहने के लिए कहिए? वेरी कॉमन पोस्ट कोविड सिम्टम रहा है एक सोरनेस थ्रोट में, जो इचिंग है, खराश जिसको कहते हैं, जिसकी हालांकि मतलब हमें एंटी एलर्जिक्स। सो व्हाट वी शुड डू इज, एक तो हम फ्रीक्वेंट जो है यूज ऑफ लिक्विड्स करेंगे जो सो दैट जो गले में एलर्जेंस है वो वॉश आउट होते रहेंगे। और सेकेंडली थोड़ा सा अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जैसे अर्ली डिनर कर लिया, डिनर के बाद इमीडिएटली जाके सोना नहीं है, अदरवाइज वो नीचे जो स्टमक के कंटेंट्स है ऊपर आने का होता है, रिस्क होता है, एंड एसिड रिफ्लक्स होता है उससे, तो वो भी सब थ्रोट को इरिटेट करता है सब चीजें। एंड ये सब चीजें जो है ये मिला जुला के ये, बट सोरनेस ऑफ थ्रोट जो है इट हैज बीन अ वेरी कॉमन एंड अनोइंग सिम्टम्स टू लॉट ऑफ पेशेंट्स पोस्ट कोविड। थर्ड कोविड वेव में ये कहा गया डॉक्टर साहब कि इस कोविड वेव में जो कुछ हुआ वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ही हुआ। तो मुझे ये बताइए कि मेरी समझ से ये बाहर है कि इस पूरे पीरियड में भी हम पल्मोनोलॉजिस्ट के पास जा रहे थे कि जनाब आप बताइए करना क्या है, ये ईएनटी वाले का तो काम ही नहीं है, लेकिन क्या आप ये मानते हैं कि थर्ड जो कोविड की वेव आई, उस वेव में जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट असरअंदाज हुआ, क्या उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ऐसी हैं या इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो आपने अपने पेशेंट्स के अंदर नोटिस की हैं या किसी ने रिपोर्ट किया? नहीं, बिल्कुल रिपोर्ट किया है। ऐसा है कि वो बिकॉज ऑफ दैट स्केयर एंड इनिशियल इन्वॉल्वमेंट ऑफ लंग्स पीपल वर इंक्लाइंड टू पल्मोनोलॉजी। ऐसा कुछ नहीं है, हमारे पास भी बहुत सारे पेशेंट्स आए, मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स इन फैक्ट दे केम टू अस ओनली सो इन थर्ड वेव पर्टिकुलरली बिकॉज इट इन्वॉल्व्ड द अपर एयरवे। सो उसमें लोगों के जो सिम्टम्स है अपर रेस्पिरेटरी, जैसे कैटार होता है, रनिंग नोज हो गया, स्नीजिंग हो गया, कॉफ हो गया, ड्राई कॉफ हो गया, सोरनेस ऑफ थ्रोट हो गया, इवन पेन इन द थ्रोट, तो इस किस्म के सिम्टम्स रहे हैं जो सिम्टोमेटिकली ट्रीटमेंट करते रहे हैं। और उसका जो मेन जो ट्रीटमेंट यही रहा, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स है, वाटर इनटेक, अपनी हाइड्रेशन अच्छी रखनी है। पीपल शुड फोकस ऑन ओरल हाइजीन। रात को पर्टिकुलरली जब खाना शाना खा लिया उसके बाद ब्रश करके सोना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज वो जो फूड स्टक रहता है दांतों के बीच में, सो वो थोड़ा सा सड़ता गलता है तो इन्फेक्शंस के चांसेस ज्यादा रहते हैं। सो ओरल हाइजीन शुड बी गिवन इंपॉर्टेंस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आखिर में डॉक्टर साहब आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या डॉक्टर नूरुद्दीन मलिक को हम परमानेंटली जम्मू कश्मीर में देखेंगे, या आप अब आजकल जब आते हैं तो कहाँ आपकी क्लिनिक लगती है, कहाँ पर आप बैठते हैं, ताकि वो बहुत सारे लोग जो आपके पास आना चाहेंगे
तो उनको कम से कम पता चले कि आना कहाँ है। अभी मैं एवरी मंथ आई डू ओपीडी नौकाफ मार्केट गांधीनगर में अपोलो फार्मेसी एंड टेली क्लिनिक है, वहीं पे वहाँ चैम्बर है, वहाँ पे वी डू टेली कंसल्ट्स ऑल्सो। जैसे कई पेशेंट्स हैं हम फिजिकली जब बाद में नहीं रहते तो वहाँ टेली कंसल्ट्स का भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हमें वो कॉन्टैक्ट करते हैं, सो वो भी ऑप्शन है वहाँ पे। सो एवरी मंथ ऑलमोस्ट एंड ऑफ द एवरी ईयर संडे यूजुअली होता है, सो लास्ट संडे ऑफ द मंथ वहाँ पे मैं अपना बैठता हूँ। वहाँ पे बहुत सारे जो लोग हैं, पीपल नो अबाउट इट, so it comes in paper and also that just to make them aware of it. So ये यानी आप ही कह रहे हैं कि हर महीने के आखिरी एतवार को डॉक्टर नूरुद्दीन मलिक औकाफ मार्केट में अपोलो फार्मेसी है, वहां पर बैठते हैं। तो जम्मू कश्मीर में कुछ आई होपफुली अभी पीछे अपोलो का भी एक एमओयू साइन हुआ है, अपोलो विल कम अप इन जम्मू एंड होपफुली लेट्स लीव इट टू डेस्टिनी। तो होपफुली अभी जो कोशिश यही करते हैं कि उनकी खिदमत यहाँ पे भी हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो वो एक बड़ा खूबसूरत शेर है, कोई काबिल हो तो हम शान कहीं देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। 11वीं 12वीं क्लास में डॉक्टर नूरुद्दीन मलिक से जब मेरी मुलाकात हुई थी और हम गुजरनगर के ठीक ब्रिज के साथ में एक छोटा सा वहाँ पे टीला होता था, उस टीले के ऊपर एक चाय की दुकान होती थी, वहाँ बैठा करते थे और दुनिया की तमाम मसले मसाइल डिस्कस किया करते थे। तब मैंने भी कभी ख्वाब में ये नहीं सोचा होगा कि डॉक्टर नूरुद्दीन मलिक एक वक्त अपोलो में होंगे और अपोलो में सिर्फ एक डॉक्टर नहीं होंगे बल्कि हेड एंड नेक रोबोटिक सर्जरी के एक माहिर होंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि यहाँ भी इनका एहतराम होगा, इज्जत होगी और नीचे से लेकर ऊपर तक तमाम लोग इनको जानते होंगे। ये अपने आप में बहुत अपने दिल को बड़ी मुसरत देता है। और आप लोगों से सिर्फ गुजारिश यही, डॉक्टर नूरुद्दीन मलिक एक बेहतरीन ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं। हर एतवार आखिरी महीने के आखिरी एतवार को ये जम्मू आते हैं, वहां मुलाकात कर सकते हैं। और अगर आपका दिल्ली आना होता है तो अपोलो हॉस्पिटल जो जसोला में है, वहां पर आपको ईएनटी डिपार्टमेंट में सेकंड फ्लोर के ऊपर जो है वो माफ कीजिएगा फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जो है गेट नंबर 2 में आपको डॉक्टर नूरुद्दीन मलिक मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। थैंक यू सो मच।